अब बेटा देखो ध्यान से, प्लेन एंगल दिखते हैं, यहां थीटा दिख रहा है आपको, और चित्र में अगर हम देखें कि प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल वो है जो 2D में हमारा क्रिएट होता है ना। करेक्ट करेक्ट सर। दो लाइंस के बीच में सर जो भी एक प्लेन बनता है उसका जो बीच का एंगल है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेन एंगल। सर इसका यूनिट क्या रहेगा, रेडियन सर, रेडियन रहेगा। और सर हम रेडियन को डिफाइन कैसे कर देते हैं सर? रेडियन जब हम डिफाइन करते हैं, हमने जैसे सर बेसिक मैथमेटिक्स में देखा था हाँ। कि जैसे रेडियन जो होता है, अगर हमें 1 रेडियन एंगल को डिफाइन करना है तो ऐसी आर्क लेंथ जो रेडियस के बराबर जिसकी लेंथ हो, ऐसी आर्क लेंथ सेंटर पे 1 रेडियन एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए इसका लेंथ है L और इसका सर रेडियस है R, तो हम इस प्लेन एंगल को बोलते हैं थीटा इज इक्वल्स टू L/R। और अगर मान लीजिए ये आर्क लेंथ सर R के बराबर ही आ जाए, मान लो इसको मैं R के बराबर ही रखता हूं, ठीक है, तो थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन। यानी ऐसी आर्क लेंथ जो लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, 1 रेडियन। अब सर मुझे यह बताइएगा, यदि मैं यहां से 2 मीटर का एक सर्कल क्रिएट करूं, करेक्ट, ठीक है, 2 मीटर का मैंने सर्कल क्रिएट किया, और अगर मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करूं, करेक्ट, और मैं इतना पाथ कवर करूं कि उसकी दूरी भी 2 मीटर है, करेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं इन दो रेडियस के बीच में ये आर्क 1 रेडियन सबटेंड करेगी? करेक्ट सर। इसके अंदर अगर मैं सर यहाँ 6 मीटर चल जाता तो कितना रेडियन हो जाता? तो सर 3 रेडियन हो जाता। 3 रेडियन हो जाता, क्योंकि इस फॉर्मूले से मैं 6 डाल देता और यहाँ 2 डाल देता, तो थीटा कितना मिल जाता हमें, 3 रेडियन मिल जाता। करेक्ट, ठीक है सर, अब आ जाते हैं हम सॉलिड एंगल के ऊपर। सॉलिड एंगल सर हम वैसे तो हमारे बहुत ज्यादा यूज में आता नहीं, लेकिन ये 3D एंगल होता है कि जैसे जब भी एक सरफेस एक सेंटर पे एक कोई एंगल जनरेट करता है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। जैसे मान लीजिए सर आइसक्रीम का कोन होता है, तो हम आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम का जो सरफेस है वो जो सेंटर पे एक एंगल जनरेट कर रहा है 3D एंगल, उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। सर इसकी परिभाषा हमारे पास क्या रहेगी, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। करेक्ट, कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ये एंगल सबटेंड हो रहा है। कब, जब जो सरफेस है उसका एरिया किसके बराबर है, ये एरिया किसके बराबर है, इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर। मतलब ये एरिया आप बोल रहे हो कि R² के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं इसको, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया, करेक्ट, एरिया डिवाइडेड बाय क्या, R²। और अगर यहां पे सर a की वैल्यू R² के बराबर हो गई, a की वैल्यू अगर R² हो गई, तो हमारे पास जो ओमेगा आ जाएगा दैट विल बी 1 स्टेरेडियन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब अगर हम देखें जो हमारे बर्थडे पे हम बर्थडे कैप पहनते हैं उसमें जो एंगल सबटेंड होता है वो प्लेन एंगल में आएगा, सॉलिड में आएगा, सॉलिड एंगल में आएगा। बेटा एक सॉलिड एंगल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार यूज हो जाता है जब हम फ्लक्स की चर्चा करते हैं। करेक्ट सर, करेक्ट, है ना, तो वहीं पे आई थिंक एक जगह 11 में तो सर ज्यादा यूज है ही नहीं इसका। करेक्ट सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इम्प्रॉपर। बेटा बात शुरू करने से पहले एक शब्द आया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब जो चीज सही नहीं है बट फिर भी हम करते हैं। करेक्ट, मतलब यहां कुछ मक्कारी हुई है। क्या मक्कारी हुई है, ये वो यूनिट है जिनका नेचर उस फिजिकल क्वांटिटी जैसा नहीं है बट फिर भी उसी के लिए क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। सर इसका एग्जांपल देख लेते हैं, केजी वेट। केजी वेट, सर ये केजी वेट क्या दर्शा रहा है? केजी वेट सर ये देखने से तो केजी भी लग रहा, मास भी, और वेट मतलब ये वेट को भी लग रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ क्लियर सा नहीं है, क्लियर नहीं है। अगर मैं लिखूं केजी वेट तो बेटा ये दर्शा रहा है फोर्स को। करेक्ट, अब आप बोलोगे कि सर फोर्स के लिए तो हम न्यूटन यूज करते हैं, करेक्ट है ना, फोर्स के लिए तो क्या यूज करते हैं, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट यहां हम बोल रहे हैं केजी। बेटा केजी नहीं बोल रहे, केजी बोलेंगे तो मास होगा, करेक्ट, बट मैंने आगे लिख दिया केजी वेट। करेक्ट, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाया यहाँ पे। करेक्ट, केजी को फोर्स दर्शाने के लिए मैंने WT आगे लिख दिया, करेक्ट, इम्प्रॉपर है। बट ऐसा प्रैक्टिस में होता है, इसलिए हम जहां भी केजी वेट लिखेंगे तो फोर्स को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब हम यूनिट्स के ऊपर तो काम कर चुके हैं, अब हम उतर रहे हैं किसकी दुनिया में, डायमेंशन के दुनिया में। सर एक बार परिभाषा बताइए। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों इसको। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। यानी
किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी यानी कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो डिराइव्ड हो चाहे बेस क्वांटिटी हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम बेस क्वांटिटीज का यूज करते हैं तो उनमें कौन सी पावर्स आती हैं, उनको हम कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है सर। अब उसके बाद हमारे पास आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सर डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन में क्या फर्क है? आई थिंक जहां तक मुझे लगता है ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हम क्लोज ब्रैकेट में यूज करते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज करते हैं। करेक्ट सर। यानी अगर मैं लिख दूं मास, तो मैंने ये जो चीज लिखी है नीचे, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में m की पावर 1, L की पावर 0 और T की पावर 0। और यदि हमसे पूछता व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, तो हम बोलेंगे डायमेंशन है m की पावर 1। करेक्ट। पावर जो है चर्चा करेंगे तो डायमेंशन है, और जब पूरा एक्सप्रेस कर देंगे तो वही क्या बन जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। करेक्ट। सो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या सर, मास में डायमेंशंस अगर हम बात करें तो मास की पावर कितनी हो गई? 1। m की डायमेंशन 1 है, L की डायमेंशन 0 और T की डायमेंशन 0। करेक्ट सर। अब आ जाते हैं इक्वेशन। बेटा इक्वेशन जब भी वर्ड आएगा तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी साइन आएगा। करेक्ट है ना, कहीं ना कहीं क्या आएगा? इक्वालिटी साइन आएगा। तो इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज व्हाट? डायमेंशनल इक्वेशन। करेक्ट। सर ये बताइए मुझे, 1 को क्या बोलूंगा मैं? सर ये डायमेंशन हो जाएगी। और इस चीज को क्या बोलूंगा? पूरा जो ब्रैकेट में आया, हाँ, ये सर मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। करेक्ट। बट अगर मैं लिखूं मास इक्वल टू दिस, अब क्या बन गया सर? ये सर मेरे पास हो गई डायमेंशनल इक्वेशन। बस इतना सा फर्क है। यदि हम पावर की चर्चा करें डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशनल फॉर्मूला, और इक्वेट करके लिख दिया तो क्या बन गई? डायमेंशनल इक्वेशन। करेक्ट सर। ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं, डायमेंशन लिख देते हैं पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की। करेक्ट। ठीक है सर। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। मास में कितनी पावर रहेगी? m की 1 और बाकी 0। लेंथ में कौन कौन 0 होगा? सिर्फ L आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। टाइम में T आएगा बस, बाकी सारे 0। और टेम्परेचर में K पावर 1। ये ध्यान रखना होगा, कई बार बच्चे इसमें T लिख देते हैं, तो हमारे को टेम्परेचर जो है उसको हमें ध्यान रखना है K से रिप्रेजेंट करना है। कई जगह थीटा भी लिखा होता है कई किताबों। करेक्ट। हम यहाँ पे लिख ही देते हैं सर, K को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट टी नहीं लिखना कभी, टी नहीं लिखेंगे, वो टाइम नहीं होनी चाहिए उसमें। करंट की अगर हम बात करें तो सर, करंट में सर एम्पियर। तो क्या हम कह सकते हैं यूनिट और डायमेंशनिंग के लिए दोनों सेम सिंबल यूज करते हैं? करेक्ट सर, करेक्ट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में सीडी यहाँ पे भी वही सर यूनिट वाली बात हो गई। बिल्कुल। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी हम कह देंगे मोल की पावर 1 रहेगी और बाकी सबकी पावर 0, 0। करेक्ट। बेटा सबको आई थिंक यहां तक तो क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं सर, एक एक करके ना इनकी डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं हम। अभी तक तो हमने फंडामेंटल देख ली, अब हमें स्पीड दिख रहा है, जैसा कि आपने बताया था डिराइव्ड है। करेक्ट है ना। तो सर इसमें आप बताइए डायमेंशन कैसे लिखें हम स्पीड की? तो सबसे पहले जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला सर हमें लिखना है, तो हमें लिखने के लिए या तो इसके रिलेटेड कोई फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, यहां अगर हमें यूनिट डायरेक्टली पता है तो यूनिट से भी लिख सकते हैं। तो एक बार फॉर्मूले से मैं लिख के बताता हूं। जैसे सर स्पीड तो हम सभी जानते हैं, स्पीड को हम सर लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में सर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डिस्टेंस यानी मेरे पास लेंथ आ गई, और टाइम यानी मेरे पास टी आ गया। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं क्योंकि मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। बिल्कुल। और यहां पे इसको मैं सर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, टी को मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा L(T⁻⁻1). इसी को कई बार ऐसे भी लिखा होता है, क्योंकि जनरली हम सर मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम से डील करते हैं। तो इसमें ऐसे लिखा होता है जनरली m पावर, यानी m का कोई पावर नहीं है, m पावर 0, L और T⁻⁻1। इसी में सर अपन एक ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरे को स्पीड का डायरेक्टली यूनिट ही पता होता है, मीटर पर सेकंड। तो मान लीजिए मैं यही सवाल को एक और तरीके से करना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यार मेरे को तो इसका यूनिट ही पता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर मतलब यानी लेंथ हो गया, सेकंड पावर -1 यानी टी की पावर -1। तो दोनों तरीके से कर सकता हूं, यानी मैं फॉर्मूला लिख के भी कर सकता हूं और यूनिट लिख के भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। कई बार फॉर्मूला नहीं आता था हमें, पर उसका यूनिट कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। करेक्ट है ना। अब जैसे एक्सेलरेशन हुआ तो सर ने जो कहा कि यूनिट से भी हम काम कर सकते हैं, तो मैं इसको यूनिट से कर देता हूं। करेक्ट। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किस क्वांटिटी को मेजर करती है? लेंथ को। और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। उसी प्रकार सेकंड को क्या लिख सकते हैं? टी। तो हम ये लिख देते हैं L की पावर 1, T की पावर -2, और अगर M के बारे में पूछे तो M पावर 0। एक्चुअली स्टैंडर्ड में M को भी लिखना अनिवार्य होता है,
ताकि हमें लगे कि हमने m को कंसिडर कर लिया। बट अगर आप LT-2 लिख रहे हैं वो भी सही है। करेक्ट। इसी प्रकार सर फोर्स में हम क्या करें, किसको मल्टीप्लाई करें एक्सेलरेशन के साथ? मास तो इनटू क्या मैं लिख एक्सेलरेशन। दूं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर? करेक्ट सर, करेक्ट। तो क्या इस बार जो m शून्य था m आ जाएगा और साथ में यही आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो करेक्ट बेटा एक चीज याद रहे, फोर्स बहुत फ्रीक्वेंट टर्म है। करेक्ट। इसके डायमेंशन तो याद ही हो जाने चाहिए, तो डिराइव ये ना हम करना सर पड़े। मार्क कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे बच्चे कि ml पावर, सर इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं। बिल्कुल। ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे, ml पावर -2। फोर्स बेटा दिमाग पे होना चाहिए, नींद में भी कोई पूछ ले तो बेटा क्या उत्तर देंगे? ml t पावर -2। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों वर्क को फिर से हम फॉर्मूला पहले देख लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूला बच्चों हमें पता है fs cos थीटा होता है। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो फोर्स, अभी बच्चों हमने याद किया, फोर्स का तो फटाफट लिखना आना चाहिए, ml पावर -2। फिर हम डिस्टेंस की डायमेंशन, सर डिस्टेंस तो l हो गया, और ये cos थीटा, ये तो सर प्योर नंबर होता है, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो यहां पे मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों, l और l 2l हो गए। तो यहां पे मेरे पास फॉर्मूला ml पावर 2 t पावर -2 आ जाएगा। ये भी सर मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे दिमाग में एक और चीज आई, क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्क जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होता है एनर्जी में? करेक्ट सर। और एनर्जी का एक रूप काइनेटिक एनर्जी भी होता है। करेक्ट सर, तो करेक्ट। क्या मैं इसको काइनेटिक एनर्जी की दुनिया से भी देख सकता था? करेक्ट सर। वर्क क्या उसमें भी सेम निकलता? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए फिर आगे देख लेते हैं सर, क्या आगे सेम निकलेगा नहीं निकलेगा? लीजिए पहला एग्जांपल ही क्या है, एनर्जी का है। करेक्ट, करेक्ट। तो एनर्जी का कोई भी रूप हो, एनी फॉर्म, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, व्हाटएवर एनी फॉर्म इज देयर। तो मैं कहता हूं सर आप एक बार ऐसे करिए, आप काइनेटिक एनर्जी से डिराइव करके बता दीजिए। बिल्कुल मैं सर। पोटेंशियल एनर्जी से करके बता देता हूं। बहुत बढ़िया। हाफ mv²। बेटा ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, क्या इसका कोई डायमेंशन होगा? नहीं सर, ये कोई जिसके साथ लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे मास बेटा किस में m में आ जाएगा? करेक्ट। वेलोसिटी बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। करेक्ट। इसका अगर स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और सर। यहां पे v2 है तो यहां पे हमने क्या कर दिया 2, और यहां भी क्या कर दिया 2। तो यही अभी सर ने बताया था वर्क का, ml² t पावर -2। चलो मैं एक और तरीके से सर देख लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी का सबसे आसान बच्चों को फॉर्मूला याद होता है mgh। तो इसमें भी रख के सर देख लेते हैं। मास को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं, g तो सर एक्सेलरेशन हो गई, और एक्सेलरेशन तो अभी लिखा था सर हमने lt पावर -2। बिल्कुल सर। और हाइट फिर से लेंथ है। तो फिर से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ml² t पावर -2। तो हमारे पास एनर्जी हो जाए, वर्क हो जाए, सबका एक ही है। बिल्कुल। ml² t पावर। सर मजा आ गया आपका देख के ना। mg से यहां पे अगर हम बात करें तो mg एक फोर्स है। फोर्स है, तो बिल्कुल। mlt-2 भी लिख सकते थे। करेक्ट। और इनटू h करके तो l भी लिख सकते थे। करेक्ट सर। अब आ जाते हैं बेटा पावर पे। पावर की अगर हम बात करें तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। करेक्ट सर। और अगर हम बात करें वर्क के, अभी हम ढूंढ चुके हैं, पावर को हम लिख सकते हैं क्या? वर्क अपॉन टाइम। और सर वर्क और एनर्जी के सेम थे। बिल्कुल, ये तो हमारा फेवरेट है, ml2 t पावर -2 डिवाइड बाय t। तो क्या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? ml2 t पावर -2। मतलब आप देख रहे हो बेटा चेन से चल रहे हैं, शुरू हुआ मास, डिस्टेंस, टाइम, फिर आगे स्पीड पे, स्पीड के बाद एक्सेलरेशन, फोर्स, और उसके बाद हमने पकड़ ही लिया फोर्स को। फोर्स के साथ फिर हम सर एनर्जी, वर्क सब में उतर गए। पावर भी आ गया। अब सर प्रेशर के बारे में बताइए, प्रेशर में क्या कहीं फोर्स आती है? प्रेशर में सर फोर्स अपॉन एरिया। बिल्कुल। करेक्ट, बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। तो प्रेशर के लिए दोबारा से हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, ml t पावर -2 डिवाइडेड बाय l², ml पावर -1 t पावर -2। आई थिंक यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? ये मैकेनिक्स की दुनिया में चल रहे हैं, शुरू के चैप्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर ये जो स्लाइड आई है इसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और एनर्जी डेंसिटी आ रही है। हम किस चैप्टर में यूजुअली डील करते हैं? ये सर हम वेव्स, SHM जैसे चैप्टर्स में डील करते हैं। मतलब ऑसिलेशन आते ही Correct. ये क्वांटिटीज हमारे सामने आने लगती है। करेक्ट सर फ्रीक्वेंसी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या लिख सकते हैं? सर बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। हम आसानी से इसको याद किया तो होता क्या है, डायरेक्टली लिखते हैं बच्चों? t पावर -1। करेक्ट। वेवलेंथ सर क्या बताती है अगर हम सरल भाषा में बोलें? तो वेवलेंथ सर, मैं अगर इसको बिल्कुल ही आसान से सोचूं तो ये एक लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहां पे हमें मान लो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, वैसे तो हमें वेवलेंथ का आइडिया होता है कि
एक क्रेस्ट और एक ट्रफ लेके वेवलेंथ बना लेते हैं, या दो पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, अगर मान लो कुछ दिमाग में नहीं भी आ रहा, फिर भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, दूरी दर्शा रही है, दूरी दर्शा रही है, तो बिल्कुल इसको लिखते हैं L। करेक्ट सर। और अगर मैं M और T लिखना हो जस्ट फॉर फन तो शून्य लगा दें। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है सर। एम्पलीट्यूड भी क्या है? ये भी लेंथ है सर। लेंथ है, करेक्ट। कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक कितना दूरी तय करता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो इसमें भी लगा देंगे सेम एज वेवलेंथ। करेक्ट सर, करेक्ट। L1 M0 T0, चाहे आप लिखो ना तब भी 1 है, अदरवाइज लिख दें। एनर्जी डेंसिटी, सर अभी तक जो डेंसिटी पढ़ी थी वो वैसे कौन सी डेंसिटी थी? वो तो सर हमने जनरली मास डेंसिटी को पढ़ा, मास डेंसिटी पढ़ी थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। करेक्ट। तो सर ये एनर्जी डेंसिटी को हम क्या बोल पाएंगे? दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया सर। ये बच्चों हमने याद भी किया होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिज्म में बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और हम उसमें भी पढ़ते हैं सर अपना जो इलास्टिसिटी होता है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। मेरे को याद आया सर एनर्जी डेंसिटी हम वहां थर्मोडायनेमिक्स में भी पकड़ लेते हैं। हाँ, वहां भी पढ़ते हैं। मैक्सवेल जी ने बताया हमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी, है ना? करेक्ट। तो अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ml 2 T-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को क्या हम L क्यूब लिख सकते हैं? L क्यूब सर, मीटर क्यूब होता है तो L क्यूब हो गया। तो ये बन जाएगा ml-1 T-। करेक्ट सर। तो यहां सर हमारी ऑसिलेशन की दुनिया हो गई। करेक्ट सर, ये तो बहुत ही इजी बन गई। ठीक है सर। अब आगे सर ऑसिलेशन या वेव्स जैसा कि यहां लिखा है उसकी दुनिया हो गई पूरी। अब सर आप उतर जाइए ग्रेविटेशन की दुनिया में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहले तो बच्चों फोर्स आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का तो हमें सीधा साधा फॉर्मूला सर याद ही है, mL/T⁻²। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पहले मेरे ख्याल से सर कई एग्जाम्स में आया भी है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम डायमेंशन लिखें। तो सर इसके लिए मैं पहले लिख देता हूं फॉर्मूला। F हमारे पास होता है G(m1m2/r²). तो यहां से सर मैं G को रिप्रेजेंट कर देता हूं। G क्या हो गया मेरे पास? F, R का स्क्वायर उधर चला जाएगा, FR²/m1m2। अब तो सीधा सर आसान हो गया, अब तो वैल्यूज रखते हैं। अब इनकी डायमेंशंस रखनी है। फोर्स की तो सर में आसान है, यहां भी लिखी हुई है, तो कहां लिखेंगे? mL/T⁻²। R का स्क्वायर डिस्टेंस है, R तो दूरी होती है, तो L का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय M और M, 2 बार M आएगा तो M का स्क्वायर। सर ये M1 M2 अलग अलग लिखने से क्या डायमेंशन बदल जाएगी? नहीं सर, दोनों जगह हमें पता है सर यूनिट तो एक ही है, तो डायमेंशन भी एक ही रहेगी, दोनों M से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां से बच्चों इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो फाइनल आंसर यहां पे लिख रहा हूं, M की पावर हो जाएगी -1, L का क्यूब और T पावर -2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तीसरा सर ऑर्बिटल या एस्केप वेलोसिटी। मेरे को तो आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा सर। करेक्ट सर, करेक्ट। ऑर्बिटल हो, एस्केप हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, है तो वेलोसिटी। करेक्ट। वेलोसिटी यानी स्पीड ही जैसी डायमेंशन रखेगी। करेक्ट। तो क्या सर इसमें लिख दें हम बिना कुछ सोचे? LT पावर -। करेक्ट, यानी M को क्या लिख दें? 0। करेक्ट। तो ये हमने ग्रेविटेशन की भी बेटा कुछ क्वांटिटी उठा ली। होता क्या है, ये जो चैप्टर में डायमेंशन है ये थ्रू आउट जितना 11th 12th में पढ़ते हो हर क्वांटिटी का आता है, बट हमने क्या कोशिश की है मैंने और सर ने मिलकर कि हम टॉपिक वाइज इसको एनालाइज कर दें ताकि याद भी रहे हमें। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ गए हैं एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर किस चैप्टर की घंटी बजती है यहाँ पे? ये सर मेरे को सर्कुलर मोशन जैसी फील आ रही है। सर्कुलर रोटेशन की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। करेक्ट। तो सर सबसे पहले एंगल, जब भी बेटा एंगल लिखा है तो सॉलिड नहीं, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या लिखा था सर ने, बताओ? L/R। क्या बताया था? L/R। L भी कोई दूरी है, R भी कोई दूरी है, दूरी बटा दूरी सब गायब हो गया बेटा। करेक्ट। मिला क्या? 0। तो डायमेंशन या सबकी क्या आ गई? 0। ठीक है बात। डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट्स में M0 L0 T0। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पे इट इज वन ऑफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। डायमेंशन ही नहीं बची। ऐसी बच्चों हम और भी सब क्वांटिटीज देखेंगे जो बहुत सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हमें आगे दिखेंगी। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन बच्चों ध्यान रखना इसका यूनिट है, ये है क्वांटिटी डायमेंशनलेस,
लेकिन इस क्वांटिटी का यूनिट हमने जो इसको सप्लीमेंट्री में रखा था, क्योंकि ये बेस में तो है नहीं, इसको सप्लीमेंट्री में रखा था। बिल्कुल सर। तो ये बेस क्वांटिटी से अलग है, इसको इसका यूनिट है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। एम्स की दुनिया में अगर हम चलते, अब तो एम्स नहीं रहा हमारे बीच, तो वहां AR बन सकता था बेटा। करेक्ट। कि क्या हर क्वांटिटी का जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट भी नहीं होगा? करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट तो सर फॉल्स हो जाती है। फॉल्स हो जाती, क्योंकि डायमेंशन ना होते हुए भी इसका यूनिट तो है। करेक्ट। नेक्स्ट सर, हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी हम फॉर्मूले से देखते हैं। ध्यान रखें, यहां वेलोसिटी देख के हम सीधा LT⁻⁻1 ना रख दें, क्योंकि दैट वाज लीनियर वेलोसिटी। हम जब बात करते हैं जनरली अगर अकेला वेलोसिटी लिखा है तो वो लीनियर वेलोसिटी। बिल्कुल सर। तो यहां एंगुलर वेलोसिटी है, अगर मैं इसके फॉर्मूले से जाऊं दैट इज डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी एंगल डिवाइड बाय टाइम हो गया। अब एंगल की इनकी डायमेंशन लिखो, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, अभी देखा एंगल की कोई डायमेंशन नहीं, तो यहां तो कोई डायमेंशन नहीं है, यानी ऊपर की डायमेंशन लिखो तो सर m0 l0 t0, और नीचे टाइम की डायमेंशन है तो ये t आया। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा m0 l0 t⁻⁻1। क्या सर ये फ्रीक्वेंसी भी दर्शाती है? सर ये फ्रीक्वेंसी वाली ही डायमेंशन आ रही है। डायमेंशन क्या दोनों क्वांटिटी सेम है? नहीं सर, क्वांटिटीज अलग अलग है, बट डायमेंशन क्या आ गई? सेम आ गई। तो बच्चों एक और बात पता चली, जरूरी नहीं है कि क्वांटिटीज का नेचर सेम हो, करेक्ट, बट उनकी डायमेंशन सेम हो सकती है। करेक्ट। सर अब आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। आप ऊपर वाले की मदद ले सकते हैं आप। करेक्ट करेक्ट सर, तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर एक्सेलरेशन की दुनिया में जाएं, करेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज चेंज इन एंगुलर, करेक्ट, टाइम। और सर ओमेगा का आप लिख सकते हैं, ये आ गया m0 l0 t⁻⁻1 और एक t और आ गया। करेक्ट। तो सर क्या ऊपर जाके t⁻⁻2 हो गई? करेक्ट, t⁻⁻2, और चाहे तो यहां लिख दें m0 l0 t⁻⁻2। ठीक है सर। अब ये मुझे बताओ, क्या सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है? नहीं सर, ये तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी होती है, ये तो हमें रेट ऑफ रोटेशन का आइडिया बिल्कुल। और लीनियर एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन होती है, असल में जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, बिल्कुल, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हम नॉर्मली लिख सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन लिखते हैं तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दैट इज l⁻⁻2, जो हम नॉर्मली एक्सेलरेशन का लिखते हैं। सर इसी में अगर हम सेंट्रीपिटल भी जोड़ दें तो उसकी भी वही रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो भी कहीं ना कहीं लीनियर स्पीड से ही एसोसिएटेड है। करेक्ट सर, करेक्ट है ना। और सेंट्रीपिटल तो दोनों के लिए हम क्या लगा सकते हैं? LT⁻⁻2। करेक्ट। ठीक है सर। तो सर्कुलर की दुनिया में निकल गए, अब आ गए रोटेशन की दुनिया में। करेक्ट करेक्ट। रोटेशन में क्या आ गया? सबसे पहले टॉर्क। टॉर्क। टॉर्क क्या है बच्चों? रोटेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स। करेक्ट। अब टॉर्क को लिखने के लिए सर फॉर्मूला क्या आता है टॉर्क का? RF sin थीटा। RF sin थीटा, करेक्ट। और अभी हमने देखा था कि जो साइन है वो तो डायमेंशनलेस है, इसका तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, डायमेंशनलेस है। फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं सर? याद हो गया होगा अभी तक तो -2। एक एक बच्चे को याद हो गया होगा, तो बेटा क्या लिख देंगे? ml² t⁻⁻। सर ये तो एनर्जी का आ गया। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसा एनर्जी का था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वांटिटी डिफरेंट है, एनर्जी, वर्क, टॉर्क सभी का एक ही डायमेंशन, लेकिन इनकी नेचर अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग। बिल्कुल। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा इनर्शिया मतलब रुकावट, और जब हम सरल भाषा में लीनियर की हम बात करते हैं, व्हाट इज इनर्शिया? इट रिप्रेजेंट्स मास, बट मोमेंट हियर इंडिकेट्स प्रोडक्ट। करेक्ट। प्रोडक्ट किसके साथ? तो हम जानते हैं ये होता है इक्वल टू mr²। करेक्ट। ठीक है। कोई बच्चे बोले हैं कि सर क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या सर हम काइनेटिक एनर्जी की मदद से लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सर, ½ I⍵² से लिख सकते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से बिल्कुल लिख सकते हैं। मुश्किल हो जाएगा, बट लिख हम तब भी सकते हैं। करेक्ट। कोई भी क्वांटिटी को अगर किसी करेक्ट फॉर्मूले से आप डिराइव कर रहे हो, हमेशा रिजल्ट सेम ही आएगा। करेक्ट। समझदारी इसी फॉर्मूले से, इजी फॉर्मूला अपन बिल्कुल यूज करें। बिल्कुल। तो लिख सकते हैं m, r अगेन दूरी है, l², तो t की पावर 0। ठीक है सर। अब आ जाते हैं किस पे सर? एंगुलर Angular मोमेंटम। इसको सर बताइए क्या लिखा जाएगा एंगुलर एंगुलर मोमेंटम को सर हम आसानी से लिख सकते हैं, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सर RP sin थीटा। ये फॉर्मूला बिल्कुल मिलता जुलता है, फार साइन थीटा यहां मोमेंटम आ जाता है। बिल्कुल। तो यहां पे सर हम वैल्यूज लिखते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल R का लिखें, R तो लेंथ है सर। मोमेंटम का कैसे आएगा? मोमेंटम तुमने अभी तक लिखा ही नहीं है। मोमेंटम, मोमेंटम बच्चों जब भी हम लीनियर की बात करते हैं तो क्या ऐसा कह सकते हैं वेलोसिटी को हम प्रोडक्ट ले लें मास के साथ? करेक्ट। तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। मास के साथ सर मैं वेलोसिटी लिख दूं LT⁻⁻1, ये मोमेंटम हो गया मास के साथ वेलोसिटी। और साइन थीटा का कुछ लिखना ही नहीं है, तो यहां पे हम अगर इसको सॉल्व करें तो बच्चों ये बन जाएगा ml2 t⁻⁻1।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आया रेडियस ऑफ गायरेशन। करेक्ट। क्या गायरेशन शब्द से परेशान होने की आवश्यकता है हमें? नहीं सर, ये तो बिल्कुल हमारे पास रेडियस वर्ड से ही हमारे पास ये आंसर आ जाता है कि ये तो दूरी है, तो हम सीधा इसका m पावर 0 l t पावर 0 आंसर लिख सकते हैं। तो आई थिंक यहां तक हमारी कार्रवाई पूरी हो गई। करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हीट की दुनिया में। हीट की दुनिया में सबसे पहली टर्म जो हमारे पास एनकाउंटर होती है दैट इज हीट करंट। हीट करंट में हम रिलेट कर पाते हैं सर चार्ज करंट से भी। करेक्ट। जो नॉर्मल करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल। तो क्या सर हम यहाँ पे हीट करंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोल सकते हैं? बिल्कुल सर। और क्या हीट करंट की जब हम बात करते हैं एच की, तो क्या हम कह सकते हैं दिस इज हीट अपॉन टाइम? और क्या हीट एक एनर्जी की प्रकार है? बिल्कुल सर, ये तो हमें याद ही है। सो एनर्जी के डायमेंशन सर ml2 t पावर -2। और सर टाइम क्या हमारे पास आया? टी। तो ये हमारे पास बन गया क्या? ml2 t पावर -3। अब सर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इस पे एक बार यूनिट पूछा जा चुका है हमसे। करेक्ट। तो सर इस बार हम डायमेंशन निकाल देते हैं सर। बिल्कुल सर, इसका अपन फॉर्मूला एक बार लिख के देखते हैं। हीट करंट का फॉर्मूला जो बच्चों हम देखते हैं उसका अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वो हमारे पास आता है KA डेल्टा थीटा अपॉन L। तो ये हम फॉर्मूला लिखते हैं हीट करंट का। तो पहले मैं थर्मल कंडक्टिविटी यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, तो K लिखूंगा, तो K मेरे पास बच्चों यहां से L इधर चला जाएगा, तो ये आएगा HL अपॉन A इंटू डेल्टा थीटा। अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखता हूं, तो यहां पे अगर मैं हीट करंट लिखूं तो हीट करंट मैंने डिराइव कर रखा है ऑलरेडी, तो इसको मैं लिखता हूं हीट करंट को ml2 t पावर -3, लेंथ आ जाएगा L से, डिवाइड बाय एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर या L का स्क्वायर हो जाएगा, L का स्क्वायर कर देता हूं, और डेल्टा थीटा। बच्चों ध्यान रखना यहां पे ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का चेंज, उसको हम या तो K से रिप्रेजेंट कर दें या थीटा से रिप्रेजेंट कर दें। तो फिलहाल मैं K से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पे मैं K लिख देता हूं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फाइनल, तो यहां पे देखता हूं L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास फाइनल आएगा m, एक L बच जाएगा L t पावर -3 और K का पावर -1। बच्चों यहां आप थीटा भी लिख सकते हो, यानी अगर आपके पास ऑप्शन हो, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसी दे रखी है, तो सर यहां पे हम क्या और लिख सकते हैं, थीटा की पावर -1। बिल्कुल सर। बच्चों इसमें ना बच्चे कई बार पेपर के बाद आते हैं सर इतना आसान क्वेश्चन आया था, सिली मिस्टेक हो गई। वो सिली मिस्टेक क्यों आती है? एब्सेंस ऑफ माइंड। कई बार यहाँ पे हम ए एम्पेयर वाला याद कर लेते हैं, Correct. ये एरिया है, ये थीटा टेम्परेचर की जगह कई बार एंगल ले लेते हैं जल्दी जल्दी में। Correct. तो बेटा जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ा सा पॉज करके साथ करेंगे, बहुत फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर में। तो यही जो सर ने बताया गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा यार, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वहां हम बात करते हैं जहां पे हम हीट प्रदान करके टेम्परेचर को रेस करते हैं। करेक्ट है ना सर? हीट में हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। Correct. बट सर मैं यहाँ टी नहीं लिखूंगा क्योंकि बच्चे टाइम के साथ कंफ्यूज होंगे, तो Delta. दोबारा से मैं इसको MS. डेल्टा थीटा लिख दूंगा। करेक्ट है ना, टेम्परेचर चेंज। और मुझे चाहिए s, तो s को मैंने LHS की तरफ रखा, तो ये मिल गया Q अपॉन m डेल्टा थीटा। थीटा। और Q यहाँ पे क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म, सो ये आ गया एनर्जी करेक्ट बाय m। और डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज को केल्विन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट। और डायमेंशन भी K यूज कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास m0 L2 T-2 K-1। ये बच्चों में किसके मिल गए? डायमेंशनल फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। अगर डायमेंशन पूछेगा तो बोलेंगे 0 2 -2 -1, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो क्या बन जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉडुलस किस चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं सर हम? बिल्कुल सर, सॉलिड्स जो चैप्टर है या इलास्टिसिटी चैप्टर है उसमें चले गए हम। तो उसमें हम सबसे पहले जैसे स्ट्रेस देखते हैं बच्चों, तो स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला सर हमारे पास फोर्स से रिलेट होके आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। पुराना दोस्त आ गया बच्चों, फोर्स इज बैक। फोर्स का फॉर्मूला सर हमें ऑलरेडी याद होना चाहिए अब तक, तो ml t पावर -2 और डिवाइड एरिया, एरिया तो याद ही है मीटर स्क्वायर या L का स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर अगर लिखेंगे तो m L बच्चों ऊपर 1 नीचे 2, तो ये L की पावर -1 और T की पावर -2। तो ये हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया डायमेंशनल। बच्चों याद करो, क्या ये पहले भी कहीं आया है? फोर्स अपॉन एरिया क्या पढ़ा था हमने? हाँ, प्रेशर। बिल्कुल, प्रेशर और स्ट्रेस के सर डायमेंशन क्या निकला है? हमारे सेम निकला है। अब चर्चा करते हैं स्ट्रेन की। बिल्कुल सर। स्ट्रेन कब उत्पन्न होता है? जब भी लेंथ में डिफॉर्मेशन आती है कुछ,
अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की तो लेंथ की हम बात कर लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं तो वॉल्यूम में कुछ परिवर्तन आता है, डिफॉर्मेशन आती है। सो जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं, इट इज चेंज इन वन क्वांटिटी से लेंथ, करेक्ट, डिवाइडेड बाय दैट वेरी सेम क्वांटिटी ओरिजिनल लेंथ। करेक्ट। तो बेटा अगर दोनों क्वांटिटीज का नेचर सेम है, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, तो क्या ये हमें एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल गई? करेक्ट सर, m0 l0 t0। इससे पहले कौन सी आई थी सर हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी? इससे पहले सर हमारे पास क्वांटिटी एक आई थी जिसमें हमने दोनों डिवाइड किए थे एंगल। बिल्कुल, तो हमारे पास प्लेन एंगल आया था जिसमें हमने l/r किया था, वो भी हमारे पास डायमेंशनलेस आई थी। तो सर इसको भी एक बार हाईलाइट कर देते हैं। करेक्ट। जो जो डायमेंशनलेस आ रही है उसको मैं एक बार ब्लू से सर्कल कर देता हूं। करेक्ट। नेक्स्ट हम बच्चों देखेंगे यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस के लिए फिर से सर मैं इन दोनों को रिलेट करके यंग्स मॉडुलस निकालता हूं। तो यंग्स मॉडुलस मेरे पास होता है सर, स्ट्रेस को जब मैं डिवाइड करता हूं स्ट्रेन से तो मेरे पास आता है यंग्स मॉडुलस। तो यहां पे मैं रखता हूं इनके फॉर्मूले में वैल्यू, स्ट्रेस का मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं सर, ये डायरेक्ट रख देते हैं, ml⁻⁻1 t⁻⁻2। और स्ट्रेन का तो सर कोई डायमेंशन है ही नहीं, अगर फिर भी लिखना चाहते हो m0 l0 और t0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ml⁻⁻1 t⁻⁻2, यानी यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक जैसा ही आएगा, प्रेशर जैसा है ना। करेक्ट। तो अगर पेपर में कई बार बच्चों पूछ लिया कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर अपॉन यंग मॉडुलस, करेक्ट, तो दोनों का नेचर सेम हो गया सर, तो हमें क्या मिल गई? डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल गई।